और यूपी दौरे पे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। अमरोहा और सहारनपुर का वो दौरा करेंगे और 28 फरवरी को अमरोहा सहारनपुर का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे जेपी नड्डा। उत्तर प्रदेश के कई मंत्री भी सहारनपुर अमरोहा बैठक में मौजूद रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। लगातार बीजेपी अब 24 को लेकर मंथन कर रही है और चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार एक्टिव हैं। कहीं सभाएं, कहीं सम्मेलन और कहीं पे समीक्षाएं की जा रही हैं। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दो जिलों के जो दौरा है उस पे रहेंगे। इस दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि 24 को लेकर मंथन किया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्शन और इलेक्शन मूड में चल रही है। हालांकि अगर हम विपक्ष की पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उनसे काफी आगे चल रही है। जेपी नड्डा इसके पहले भी गाजीपुर आ चुके हैं, जहां पर उन्होंने एक रैली भी की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के कई मंत्री भी उस रैली के दौरान मौजूद थे। सीधे तौर पर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि 2024 को लेकर सरकार और संगठन के बीच एक सामंजस्य हो, जिसको लेकर एक रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए। यह दूसरा दौरा होगा 2024 से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जब वो अमरोहा और सहारनपुर जाएंगे। सीधे तौर पर हम देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बीजेपी का खासा ध्यान है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी की बात करें तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके साथ आरएलडी का गठबंधन है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव रखती है। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे वो गाजीपुर हो या उसके बाद अब सहारनपुर और अमरोहा जैसे जिले हों, वहां पर पूरा अपना फोकस किए हुए है और कोशिश कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। 2024 से पहले सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य हो, जो वायदे किए गए थे उनकी स्थिति क्या है उसकी भी समीक्षा की जाए। 28 तारीख को जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के कई मंत्री, खासतौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और सीधे तौर पर एक रणनीति बनाने की कोशिश होगी कि 2024 से पहले सरकार और संगठन के बीच एक सामंजस्य के तहत चीजें आगे बढ़ाई जाएं। हालांकि आपने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे प्रदेश भर के मंडलों का दौरा कर चुके हैं। लगातार जिला स्तर पर उनके कार्यक्रम जारी हैं, जिसमें कोशिश की जा रही है कि जो वायदे किए गए थे, जो चीजें पूरी हो चुकी हैं, उनको जनता को सौंप दिया जाए, उनके तत्काल लोकार्पण और जो उद्घाटन है वो कर दिए जाएं। हालांकि जो वायदे आगे के लिए हैं उनके शिलान्यास कर दिए जाएं ताकि उन पर काम शुरू हो सके। और कोशिश भी यही है कि 2024 से पहले चीजों को पूरा कर लिया जाए ताकि 2024 के चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी दे सके। यही एक वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब उत्तर प्रदेश इस बार अपने दूसरे दौरे पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो जिले, चाहे वो अमरोहा हो या फिर सहारनपुर, उस पर विशेष फोकस की कोशिश होगी और उसके जरिए अपनी आगे की रणनीति को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश होगी, जिसमें बीजेपी के संगठन के साथ ही सरकार के लोग भी शामिल होंगे, जिसके जरिए चीजें आगे कैसे बढ़ाई जाएं, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी आरएलडी को उसके गढ़ में जवाब कैसे दिया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी रणनीति बनाने की कोशिश बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण दौरा और 2024 से पहले सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर विपक्षी पार्टियों से काफी आगे चलने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है और कहीं ना कहीं उसी क्रम में ये दौरे भी बीजेपी अध्यक्ष के यूपी में होने वाले हैं। एसके वाजपेयी, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हों, लगातार रणनीति बना रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि 24 को कैसे जीता जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे क्लीन स्वीप किया जाए, किस तरीके के समीकरण बनाए जा रहे हैं। कोशिश होगी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, कि जातीय समीकरण को भी साधा जाए, इसके अलावा विकास को भी प्राथमिकता दी जाए और हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी अपने संगठनात्मक ढांचे को लेकर जानी जाती है और यही वजह है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे मजबूत संगठनात्मक ढांचा भारतीय जनता पार्टी के पास है और सबसे ज्यादा सदस्य भी उसके पास है। यही एक वजह है कि बीजेपी पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ती है। जहां तक क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का सवाल है, बीजेपी अध्यक्ष भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जाट बिरादरी से आते हैं। तो सीधे तौर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रही है कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाए जाएं,
जाएं। इन समीकरणों के साथ ही सरकार और संगठन के बीच में संतुलन स्थापित किया जाए, जो वायदे थे उनको पूरा किया जाए, जो मुद्दे विपक्ष लगातार उठाने की कोशिश कर रहा है उनका जवाब काम के जरिए दिया जाए। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे प्रदेश भर के जो विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन है उनको लेकर खुद समीक्षा कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि 2024 से पहले चीजों को पूरा कर लिया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई प्रोजेक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार और कुछ केंद्र सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे हैं, उनको पूरा करने की कोशिश है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की कोशिश यही है कि जिन जिन सवालों को विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है उनके जवाब काम के जरिए दिए जाएं, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के जरिए दिए जाएं, संगठनात्मक स्तर पर अपने आप को मजबूत किया जाए। हालांकि 1,69,000 बूथों तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को उत्तर प्रदेश में मजबूत कर लिया है, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो या फिर बूथ प्रभारी हो या उसके अलावा जिला और मंडल प्रभारी के साथ जिला अध्यक्ष और बाकी का जो संगठन है वो लगातार इस काम में लगा हुआ है, जिनको लगातार काम दिया गया है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करें। अगर कोई विपक्षी सवाल उठाता है तो उसका जवाब स्थानीय स्तर पर दिया जाए ताकि लोगों तक यह बात पहुंच सके कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो निश्चित है कि यह सारी रणनीति 2024 को लेकर है। 2024 से पहले बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जो रास्ते में कील काटे हैं उनको दुरुस्त करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें सांसद और विधायक भी शामिल हैं, उनके साथ अलग अलग मंडल स्तर पर बैठकें वो कर चुके हैं। निर्देश भी दे चुके हैं कि विधायक 3-3 करोड़ के और सांसद 5-5 करोड़ के प्रस्ताव दें जो बहुत जरूरी उनके क्षेत्र में है, उनको तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय पूरा कराएगा। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं, और उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को चुन रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है और कोशिश कर रही है कि विपक्ष से कई गुना आगे रहकर अपनी तैयारियों को पूरा किया जाए। जहां 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस हुई है और 2014 का लोकसभा और 2019 का लोकसभा जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है उसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो उसको आगे बनाए रखने के लिए अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। इसी क्रम में बीजेपी अध्यक्ष के ये दौरे इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे 28 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती दौरा है और आज शाम 4 बजे बस्ती पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से बस्ती आएंगे सीएम योगी और एक निजी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। राजा ऐश्वर्य राज सिंह के यहाँ कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और बस्ती से फिर गोरखपुर जाएंगे योगी आदित्यनाथ। तो एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी। 4 बजे वो बस्ती पहुंचेंगे और राजा ऐश्वर्य राज सिंह के यहां कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और बस्ती से फिर गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री। और गोरखपुर से खबर है जहां महाशिवरात्रि पर मानसरोवर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री और कई दिग्गज भी लगातार अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। और सीएम योगी अंधियारी बाग मानसरोवर मंदिर में वो पहुंचे और मुख्यमंत्री ने मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने छोटे बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और सीएम योगी ने मानसरोवर मंदिर में बच्चों को प्रसाद भी वितरित किया। तो महाशिवरात्रि पर मानसरोवर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज चूंकि महाशिवरात्रि और इस दौरान बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी शिवालयों का रुख कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की भी शिव साधना शिव भक्ति जो है वो सामने आई। तो महाशिवरात्रि पर मानसरोवर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पे उन्होंने पूजा की। अंधियारी बाग मानसरोवर मंदिर में वो पहुंचे, पूजा की भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। उनकी जो शिव साधना है शिव भक्ति है वो सबने देखी। बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, प्रसाद भी वितरित किया और शिव साधना भी की।
और गाजियाबाद से खबर है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामूली कहासुनी को लेकर दोनों में विवाद हुआ था और पत्नी पर धारदार हथियार से कई वार कर दिए गए। मॉडल टाउन लगती है, थाना कोतवाली। यहाँ पे एक वंशिका कश्यप नाम की लड़की है। उम्र लगभग इनकी 22 साल है और इनकी शादी हुई थी 2 वर्ष पहले, लगभग 2020 में। और 6 महीने ये अपने ससुराल में रही। उसके बाद लगातार इनका पति के साथ में विवाद चल रहा था और मायके में ही ये रह रही थी। तो आज इनके परिजनों का कहना है कि शाम के समय होगा, लगभग 7 से 8 के बीच की बात है। इनके पति जो है इनके मायके में ही आए हुए थे और वहीं पे उनके द्वारा ये लड़की की किसी धारदार हथियार से गोद करके हत्या कर दी गई है। मैम, उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? उस वक्त घर में इनकी माता जी हैं, उनकी दादी भी हैं, लड़की की जो मृतका है, और उसके एक बहन और उसका भाई, ये सभी। तो पत्नी पर धारदार हथियार से वार करके मौत के घाट उतार दिया। घंटाघर कोतवाली इलाके का यह मामला। और यादराम भारती हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। यादराम, एक पति ने ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, ऐसा क्या विवाद था जो ये रिश्ता खूनी अंजाम तक पहुंच गया? यादराम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज शायद अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही। फिर कोशिश करेंगे संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि आखिर क्यों इस शख्स ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। 2 साल पहले का ये मामला है, जो कि न्यू आर्य नगर कॉलोनी है। वहां पर ये महिला रहती थी और इसके पति के साथ पिछले काफी समय से। जी ठीक है, अपनी बात पूरी करें यादराम। देखिए, ये गाजियाबाद के घंटाघर कोतवाली इलाके का मामला है, जहां पर न्यू आर्य नगर कॉलोनी में ये महिला आई हुई थी और कुछ ही साल पहले इसकी शादी हुई थी। हाँ। और पिछले शादी के बाद से ही लगातार जो इसका पति है उससे इसका विवाद चल रहा था और घरेलू जो कलेश था वो लगातार जारी था। इन्हीं सब बातों को लेकर वो अपने मायके में आई और पिछले काफी समय से वो यहाँ पर अपने मायके में रह रही थी। और जो इसका पति है लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रहा था कि वो अपने घर वापस आ जाए। और आज इसका पति, महिला का पति मिलने के लिए उसके घर पर आया, तो वहाँ पर बातों ही बातों में विवाद इतना बढ़ा कि उसने अपनी पत्नी के ऊपर हमला कर दिया। और हालांकि जो वहाँ लोग थे उन्होंने काफ़ी उसका प्रयास भी किया बचाने का, लेकिन किसी तरह से लेकिन जो पति है उसके ऊपर इतना खून सवार था कि उसने अपने पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया और उससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल जो पुलिस है उसने जो युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन शुरुआती तौर पर यही मामला सामने आ रहा है कि जो युवक है उसका घरेलू कलेश चल रहा था अपनी पत्नी के साथ और पिछले काफ़ी समय से विवाद भी चल रहा था। और इन्हीं सब बातों को लेकर आज बात इतनी बड़ी कि बात यहाँ तक पहुँचाई और उसने अपनी पति की जो पत्नी है उसकी हत्या कर दी। जी ठीक है यादराम, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। अगली खबर भी गाजियाबाद से है, जहां बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पे फायरिंग कर दी और डीलर को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है। पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर जांच में जुटी है, लेकिन बदमाश यहां बेखौफ है। उन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सिस्टम का। और एक प्रॉपर्टी डीलर पे फायरिंग की गई, उसको एक गोली मारी गई, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यादराम हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार जुड़े हुए हैं। यादराम, यहां बदमाश बेखौफ है, इन्हें ना पुलिस का डर, ना प्रशासन का, और यहां एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई।
जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि गाजियाबाद के अंदर एक वक्त था कि बहुत जोरों पर क्राइम था और क्राइम ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इसी बात को लेकर गाजियाबाद में कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई और ये माना जा रहा था कि अब जो क्राइम ग्राफ है वो काफी गिरेगा और क्राइम कंट्रोल पर लगाम लगेगी और बदमाशों में एक डर पैदा होगा। लेकिन जिस तरीके से मोदी नगर के निवाड़ी इलाके की ये घटना सामने आई है और प्रदीप शर्मा नाम के उर्फ गुड्डू पंडित को गोली मारी गई है, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल खड़े करता है कि भले ही कमिश्नरी लग जाए, भले ही कोई भी व्यवस्था बदल दे, लेकिन जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ उनमें कम नजर होता आ रहा है। बात बीती रात 8 बजे की है, जहां पर बताया जा रहा है कि प्रदीप शर्मा और कुछ युवक साथ में थे और उसी समय उन दोनों का किसी बात को लेकर विवाद हुआ और बात इतनी बड़ी कि उन लोगों ने गुड्डू पंडित उर्फ प्रदीप शर्मा पर फायरिंग कर दी, जिसमें जो प्रदीप है उसको गोली लगी, जिसके बाद प्रदीप का अभी फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। और जो उसी के जानकार हैं प्रदीप के परिवारजनों ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर नामजद दर्ज कराई है और पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, उनको पहचान कर जल्दी ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा और इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर ये घटनाएं जो हैं उन पर लगाम कब लगेगा, क्योंकि जो पुलिस है वो खुलासों पर तो ध्यान देती है, लेकिन क्राइम का जो प्रिवेंशन है उसको लेकर अगर काम किया जाए तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पर जरूर रोक लग सकती है। जी बहुत शुक्रिया यादराम इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपराधी बदमाश यहाँ बेखौफ है, उन्होंने पुलिस का डर है न प्रशासन का, और एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार के घायल कर दिया गया। फिलहाल पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। हरदोई से बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई और एक कार में दूल्हा था, उसके परिवार के लोग थे, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली से एक कार जा टकराई। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। पचदेवरा थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। 2 गाड़ियां आपस में टकराई, यानी एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बोलेरो जो थी उसकी टक्कर हुई और यह हादसा इतना भयावह था कि 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि 3 को अस्पताल पहुंचाया गया। 3 ने वहां पे दम तोड़ दिया। कुल 5 लोगों की इस हादसे में जान गई। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं पर नशे में वाहन चलाना, कहीं पे जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी और कहीं पर लापरवाही। कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। तो दूल्हे की कार और ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गए। कार में 6 लोग बताए जा रहे हैं, 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हमारे साथ मंगला प्रसाद जो कि जिलाधिकारी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप न्यूज़ 1 इंडिया पे हैं। ये हादसा हुआ, दुखद हादसा है, 5 लोगों की मौत हुई, इससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी सर आपको मिल पाई है? कैसे ये हादसा हुआ? हाँ नमस्कार। आज हम और पुलिस अधीक्षक दोनों लोग गए भी थे। प्रकरण ये है कि कल शाम को एक बारात जा रही थी हरपालपुर, हमारे यहाँ जनपद हरदोई में जी। हरपालपुर से शाहजहांपुर की बारात जा रही थी और उस बारात में बोलेरो गाड़ी से लोग जा रहे थे। बताया गया है कि बोलेरो अनियंत्रित हुई और इसके बाद ट्रैक्टर ट्राली थी आगे और उसे टकराई है। और एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें ऑन द स्पॉट 2 लोगों की डेथ हुई और 3 लोग इंजर्ड थे। वो लोग हॉस्पिटलाइज कराए गए और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 3 लोगों की डेथ हुई। इसका कुल 5 लोगों की डेथ हुई, जिसमें एक ही परिवार के लोग थे और रिश्तेदार थे उनके कन्नौज के। तो 3 लोग कन्नौज के रहने वाले हैं और 2 लोग यहाँ हरदोई के रहने वाले हैं। कुल गाड़ी में सर कितने लोग थे और कैसे, क्या वजह क्या बताई जा रही है, कैसे हादसा हुआ? क्या जो ट्रैक्टर चालक था उसकी गलती थी, क्या उसे गिरफ्तार किया गया? नहीं, बताया ये गया है कि बोलेरो ही अनियंत्रित हुई पहले और फिर इसके बाद वो ट्रैक्टर से टकराई है, ट्रैक्टर ट्राली से पीछे की तरफ से टकराई है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि बोलेरो चालक किस तरह से वो अनियंत्रित हुई, इससे गाड़ी अपनी जांच का विषय है, हम लोग जांच करा भी रहे हैं। लेकिन बताया यही गया है कि पहले बोलेरो अनियंत्रित हुई है, इसके बाद वो टकराई। चलिए, शुक्रिया मंगला प्रसाद जी न्यूज़ 1 इंडिया से बात करने के लिए। तो ये जिलाधिकारी थी जो खुद मौके पर भी पहुंचे और वहां पे भी उन्होंने निरीक्षण किया, हालात को देखा। 5 लोगों की दुखद मौत हुई इसमें और आला अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे थे और बताया गया कि जो बोलेरो थी
वो अनियंत्रित हुई और ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई थी। खबर लखनऊ से है, जहां चारबाग डिपो के सहायक मैकेनिक को निलंबित किया गया है। 4 को नोटिस भेजा गया है। सहायक मैकेनिक सुरेश चंद्र को निलंबित किया गया है और चारबाग डिपो की बस अमोसी रोडवेज वर्कशॉप से रवाना हुई थी। लापरवाही के चलते यह एक्शन लिया गया। तो लापरवाही के चलते यह एक्शन लिया गया है। और लखनऊ में पाइपलाइन फटने से सड़क धंस गई और पाइपलाइन फटने से 20,000 घरों की जो पेयजल सप्लाई है उस पर इसका असर हुआ है। और झूलेलाल घाट के सामने जो सड़क थी वो धंस गई और करीब 20,000 ऐसे घर हैं जो अब पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जो प्रभावित हुए हैं। तो झूलेलाल घाट के सामने पंधा रोड जो है वो धंस गई और पाइपलाइन फटने से सड़क धंसने का मामला आया। इसके अलावा पेयजल की समस्या भी कई लोगों के सामने है और करीब 20,000 घरों की पेयजल सप्लाई पे इसका असर पड़ा है। खबर लखनऊ से है, जहां आयुष घोटाले में फर्जीवाड़ा सामने आया है। 900 मेधावियों की मार्कशीट पर हुए थे फर्जी दाखिले और नीट में ज्यादा नंबर लाने वालों के दस्तावेज मांगे गए थे। अपात्रों की फोटो, नाम लिख के दाखिला बिना नीट के आयुष कॉलेज में दिया गया और एसटीएफ ने अपनी चार्जशीट में फर्जीवाड़ा पाया। करीब 900 छात्रों को घोटालेबाजों ने अपना निशाना बनाया है। और खबर लखनऊ से है, जहां अब आप एक फोन कॉल पर पेंशन की जानकारी ले पाएंगे। अब आप एक नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर है 14567 यानी 14567 और पेंशन की जानकारी इस नंबर पे मिल सकती है। जिला मुख्यालय के नहीं अब चक्कर काटने पड़ेंगे और पेंशन की जानकारी के लिए बुजुर्गों को दिक्कत नहीं होगी। आधार प्रमाणीकरण के लाभार्थियों की पेंशन निदेशालय ने जारी की है और टोल फ्री नंबर 14567 यानी 14567 पर कॉल करके आप पेंशन की जानकारी ले सकते हैं। अगली खबर मेरठ से है, जहां पर 7 साल की मासूम के अपहरण के मामले से हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया कि बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, जिसके बाद संदिग्ध हालात में वो लापता हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर मासूम की तलाश कर रही है। बच्ची थी, बच्ची के मम्मी और पापा मेरे कोल्हू में काम करते थे यानी कलेसर में, और बच्ची की मम्मी ने सब्जी के लिए तैयारी कर रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा तू दाल ले आ, मैं इतना सब्जी वो काटती हूँ टमाटर वगैरह। तो बच्ची केवल दाल लेने गई थी और वहाँ पर जो है वो जब वो 10-15-20 मिनट नहीं आ पाई तो क्या नाम है, फिर उसकी मम्मी उसे देखने गई तो वहाँ रास्ते में जब वो दुकान पर पहुँची दुकान बंद थी, दुकान पर कोई था नहीं। तो उन्होंने फिर हमने ढूंढा, उन्होंने काफ़ी ढूंढा। ढूंढने के बाद क्या नाम है 4 बजे तक काफ़ी सारे गांव में इधर क्षेत्र में ढूंढा, कहीं पता नहीं चल पाया। तो फिर शाम को 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल करने के बाद अब वो 24 घंटे हो गए हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बच्ची का अभी तक कोई अता पता कुछ नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। आज से पहले ऐसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा हमारे क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अचानक से बच्ची का लापता होना, हाँ, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी है जैसा भी है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता बच्ची के क्या घटना घटी है क्या नहीं घटी है। तो बच्चे के अपहरण से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस लगातार तलाश कर रही है। 24 घंटे बीत गए हैं, बावजूद इसके पुलिस के हाथ खाली हैं। और मेरठ से खबर, जहां एक 7 साल की मासूम के अपहरण की खबर से पूरे इलाके में दहशत फैल गई।